नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम एक खास मुलाकात। और जैसा कि आप सबको पता है, एक खास मुलाकात में हम देश दुनिया की अहम हस्तियों के साथ और ख़ास शख्सियतों के साथ आपको रूबरू कराते हैं। मैं हूं अक्षय बिदुआ और हमारे साथ एक और ख़ास शख्सियत मौजूद हैं। आज मेरे साथ इस वक्त दिलीप पांडे जी हैं और आप दिल्ली प्रदेश के आम आदमी पार्टी के प्रदेश संयोजक हैं। दिलीप जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत। शुक्रिया। तो दिलीप जी, सबसे पहले तो आपको बधाई, क्योंकि आप लोग इस वक्त आम आदमी पार्टी मीडिया में छाई हुई है। आप सुबह सुबह कोई भी न्यूज़पेपर उठाकर देखिए, आप कोई भी टीवी चैनल्स खोलिए, आप लोगों का अभी तक जो विक्ट्री वीक है वो ख़त्म नहीं हुआ है। पहले तो आपको साधुवाद कि आप ये स्वीकार कर रहे हैं कि आम आदमी पार्टी हर जगह छाई हुई है। हमारे लिए महत्वपूर्ण क्या है, हम अपना स्वयं का भी आकलन करते रहते हैं। महत्वपूर्ण ये है कि हम अखबारों में भले न छाए रहें, टीवी चैनल्स की सुर्खियों में भले न रहें, पर लोगों के दिल में ज़रूर रहें, उनके जहन में ज़रूर रहें। और ये हो सकने का जो ज़रिया है वो सिर्फ यही है कि आप जनता के हक़ में, उनके हित में काम करते रहें, जो पिछले 1 साल से हम करते आ रहे हैं। और मुझे यकीन है कि जितना आप हमें अखबारों में देखते होंगे, उससे कहीं ज़्यादा पनाह लोगों ने अपने दिल में, अपने जहन में दी हुई है। नहीं, और अखबार हैं या टीवीज़ हैं, ये तभी हो पाता है जब देखिए कुछ गिराने के लिए होना चाहिए। पब्लिक जो है, पब्लिक सब जानती है, लोगों को सब पता है। कोई किसी का महिमा मंडन ऐसे नहीं कर सकता है। आप लोगों की उपलब्धियों में आपने हेल्थ पे बहुत अच्छा काम किया है, आप लोग मोहल्ला क्लिनिक लेकर आए हैं, वो अपने आप में एक माइलस्टोन है। ठीक है, मैं आपकी बात से एकदम सहमत हूँ कि अगर आपने कुछ किया ही नहीं होगा तो आप आकलन किस चीज़ का करेंगे, समीक्षा किस चीज़ की होगी। आज अगर देश में 1800 पार्टियां हैं और उसमें अगर एक पार्टी ऐसी है जो 60% 70% मीडिया स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है फॉर गुड रीजंस, तो कुछ तो बात होगी। और ये हमारे लिए गर्व का विषय है। गर्व का विषय इन कारणों से भी है कि हमने चुनाव के पहले घोषणा पत्र में जो वायदे किए, उस घोषणा पत्र को अपना गीता, बाइबल, कुरान मान लिया। मसलन हमने जो सबसे बड़े हमारे आप कह सकते हैं चुनावी वायदे, बाकी की पार्टियों के लिए उतने गंभीर नहीं होते हैं चुनाव के पहले किए गए वायदे। कुछ ने अपने पॉलिटिकल जो वो थे वायदे थे, बड़े बड़े जो घोषणाएं थी, उनको जुमला कह दिया चुनाव जीतने के बाद। हमने वैसा नहीं किया। बिजली रहा, पानी रहा, ये सब तो हमने कुछ दिनों में पूरा किया। जो वायदा किया था कि 20,000 लीटर पानी मुफ्त दिया जाएगा और 400 यूनिट तक की बिजली फ्री की जाएगी, आधी उसके दाम हो जाएंगे, वो सारी चीज़ें तो हमने बहुत कम समय में कर दिया। लेकिन 4-5 ऐसे क्षेत्र हैं, ऐसे वर्टिकल्स हैं जिसमें हमने रिमार्केबल और बहुत इनोवेटिव और बहुत उत्कृष्ट काम किया है, बेंचमार्क सेट किया है, मैं यूँ कहना चाहूँगा। मैं ज़्यादा नहीं, पर कम से कम शिक्षा, स्वास्थ्य, महिलाओं की सुरक्षा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, हेल्थ के ऊपर जो काम किया है, इन सब के ऊपर आपकी इजाज़त होगी तो 2-3 बातें कहना चाहूँगा। जैसे शिक्षा की अगर हम बात करें, माननीय मनीष सिसोदिया जी शिक्षा मंत्री हैं हमारे, और बहुत पैशनेट हैं शिक्षा को लेकर। कम से कम उनके संकल्प पे प्रश्न चिन्ह खड़ा करना अभी असंभव है, जिस प्रकार से, जिस रफ्तार से, जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं और जितने बोल्ड स्टेप्स ले रहे हैं। हमारा वायदा था कि 1 साल बीतने तक हम करीब 200-250 के आसपास नए स्कूल्स और क्लासरूम्स बनाएंगे। और आपकी जानकारी में शायद हो, नहीं तो मैं बताना चाहूँगा कि 8000 क्लासरूम विच इज़ इक्वलेंट टू 200 न्यू स्कूल्स, ये सैंक्शन हो चुका है, बजट हो चुका है और कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो चुका है। ये नहीं कि बस वायदे हो रहे हैं, कोई आप लोगों के पास, आप लोगों की जो आइडियोलॉजी है उस पर किसी भी तरह का शक करना मुझे लगता है मूर्खता होगी। ठीक है, क्योंकि आप लोग जब आए हैं, जैसा कि मैं आपके बारे में भी हमारे दर्शकों को एक चीज़ बताना चाहूँगा कि आप जो हैं पहले हांगकांग में थे, आप वहाँ पर एक अच्छा खासा जॉब कर रहे थे। और जैसा कि आपसे मेरा कन्वर्सेशन हुआ, उस दौरान मुझे पता लगा कि ये एक इंस्पिरेशनल बात है, आप इससे प्रेरणा ले सकते हैं कि जब अन्ना हज़ारे के आंदोलन की शुरुआत हुई थी तो उस वक्त आप जनवरी 2012 में आपने इंडिया लैंड किया था। आप अपना जॉब छोड़कर आए, आप हांगकांग में सेटल थे, आप बनारस के रहने वाले हैं, आप पेशे से सॉफ्टवेयर IT प्रोफेशनल हैं आप। ठीक है, तो ये अपने आप में एक प्रेरणा वाली बात है। तो आम आदमी पार्टी का जो उदय है, आपकी जो आइडियोलॉजी है, एक्चुअली वो वहाँ से निकली है जहाँ से एक संभ्रांत पढ़ा लिखा आदमी, आप उसकी मानसिकता पर प्रहार कर सकते हैं, आपके पास उसको कन्विंसिंग पावर है। आम आदमी पार्टी का उदय जिस आंदोलन से हुआ है, उसके बाद में, उसके पहले राजनीति मूर्खों का एक अड्डा बन गई। नेता का मतलब ही होता था जो भ्रष्ट है, जो करप्ट है, वो नेता है। हाँ, गाली की तरह इस्तेमाल करते सबसे काला है जी। ठीक है, वो एक राजनीति का एक प्रतिबिंब बन गया था। तो लेकिन आप लोग क्योंकि जिस आइडियोलॉजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं उसमें
जो जन स्वार्थ जो है वो निहित है कि आपको जनता की सेवा करनी है, आप एक आंदोलन पे काम कर रहे हैं, लेकिन इस आइडियोलॉजी पर आपको काम करने के लिए, दिल्ली को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने के लिए, एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर देने के लिए, दिल्ली की जो आवाम है उसको एक क्वालिटी ऑफ लाइफ देने के लिए आपको क्या लगता है अभी कितनी फाइट बाकी है, कितना टाइम अभी लगेगा, कितना समय और लेंगे आप? देखिए, पिछले लगभग एक वर्ष से हमने पहले भी इस बात को कहा है कि केंद्र की सरकार लगातार दुष्चक्र कुचक्र रच रही है कि दिल्ली की सरकार जो जनहित के काम कर रही है, और आपने जैसा कि बताया कि जनता पब्लिक सब जानती है, तो पब्लिक अपने आप कंपेयर भी करना शुरू कर देती है कि यार उसी के आसपास एक साल पहले एक सरकार बनी केंद्र में, उसने क्या किया, और एक दिल्ली में सरकार बनी, उसने क्या किया। भ्रष्टाचार के प्लैंक पर खेल के माननीय मोदी जी केंद्र की सरकार में आए, और पिछले 2 वर्षों के उनके भाषण उठा के देख लीजिए आप, सर हर मुद्दे पे बोले, हर सब्जेक्ट पे बोले हैं सिवाय भ्रष्टाचार के। वहीं दिल्ली में एक सरकार है जो ऐतिहासिक सरकार है, लोकप्रिय सरकार है, वो भ्रष्टाचार के खिलाफ जो भी कदम उठाती है केंद्र की सरकार जो है उसके कदम खींचने की कोशिश करती है। इसके बावजूद एक साल में जो काम किया गया वो रिमार्केबल। मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमने 2-3 चीज़ों का तो प्रण ले लिया है कि भ्रष्टाचार पे कभी समझौता नहीं होगा, 1, शिक्षा के स्तर को वर्ल्ड क्लास बनाना है, 2, और स्वास्थ्य जो है वो इक्वलेंट टू प्राइवेट हॉस्पिटल दिल्ली के अंदर हमको करना है, 3। ये तो गांठ बांध लिया हमने कि ये तो करना ही करना है। एक बहुत अहम मुद्दा है, दिल्ली बदनाम है इस चीज़ के लिए, विमेन सिक्योरिटी। मैंने कई ऐसे व्हाट्सएप पे कई सारे मैंने ऐसे टैग्स पढ़े हैं, फेसबुक पे टैग्स पढ़े हैं पिछले दिनों। जब भी कुछ होता है, निर्भया कांड आप ले लीजिए, उसके पहले भी बहुत सारे ऐसे केसेस हुए हैं कि दिल्ली शुरू से लेकर इस चीज़ को लेकर बदनाम रही है। अब अगर आप विमेन सिक्योरिटी के ऊपर आते हैं तो एक सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो है दिल्ली पुलिस। दिल्ली पुलिस के साथ आम आदमी पार्टी के संबंध कैसे हैं ये पूरा देश जानता है, जो लोग खबरों में रुचि रखते हैं वो सब जानते हैं। तो बगैर पुलिस के आप विमेन सिक्योरिटी को कैसे इम्प्रूव करेंगे, कैसे काम करेंगे आप? देखिए, आपने जिक्र किया निर्भया कांड का। निर्भया कांड ने इस देश की जन संवेदनाओं को अंदर से हिला दिया था, झकझोर दिया था। बहुत सारे लोग उसके बाद जागे और बहुत सारे प्रयास होना शुरू हुए। उन प्रयासों की परिणति का अगर आप आज की तारीख में अवलोकन करेंगे तो सब 0 बटा सन्नाटा, कुछ हुआ नहीं है। निर्भया फंड बना 1000 करोड़ रुपए का, लेकिन उसका 1 रुपया कहाँ खर्च हुआ, किस मद में खर्च हुआ, इस देश में किसी को नहीं खर्च हुआ भी कि नहीं पता नहीं। कुछ भी नहीं पता, किसी को कुछ भी नहीं पता। दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति ये है दिल्ली राज्य की, जो जिस किस्म का भी ये राज्य है, आधा है, अधूरा है, पौना है, चौथाई है, जो भी है, इसमें कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी दिल्ली सरकार के अधीन नहीं है। सबसे बड़ा दुर्भाग्य यहाँ का है। यहाँ की जनता ने अपने हितों की रक्षा के लिए एक सरकार को चुन के भेज तो दिया, लेकिन उस सरकार से वो अपने कानून व्यवस्था को ठीक रखने की अपेक्षा नहीं कर सकती, क्योंकि ये केंद्र सरकार के अधीन आता है। महिला की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए, महिलाओं की सुरक्षा को इंश्योर करने के लिए दिल्ली की सरकार ने अपनी सीमाओं और अधिकार को ध्यान में रखते हुए कुछ वायदे किए थे, जिनके ऊपर काम करना शुरू कर दिया। जैसे बसों में मार्शल नियुक्त करना। आज की तारीख में दिल्ली में 4000 बस मार्शल्स नियुक्त हो चुके हैं, जिनमें से लगभग 3500 तो बसों में है और 500 जो है दिल्ली सरकार के हॉस्पिटल्स में है, जहाँ पे कोई अभद्रता होती है डॉक्टर के साथ, उनको इंश्योर करने के लिए। ये बसेस जो दिल्ली एनसीआर में घूम रही हैं, दिल्ली के सब में रही हैं? हाँ जी, बिल्कुल। दिल्ली के डीटीसी की जो बसेस हैं, डीटीसी की बसेस जो एनसीआर में भी जाती हैं, नोएडा भी जाती हैं, इधर उधर भी जाती हैं, उन सब की सारी बसों में लगभग 3500 मार्शल। एक जो मैंने जो चीज़ नोटिस की है, गौर की है, आपकी डीटीसी के बसेस के जो ड्राइवर्स हैं उनको थोड़ा सा ट्रेन करने की ज़रूरत है। वो ट्रैफिक के लिए, ट्रैफिक रूल्स तोड़ने वालों के लिए आप ऐप लॉन्च कर रहे हैं, लेकिन आपके सबसे ज़्यादा ट्रैफिक रूल्स ब्रेक वही डीटीसी बस के ड्राइवर्स करते हैं। एक्सीडेंट्स करते हैं, पब्लिक कंप्लेंट्स बहुत हैं। अभी एक रेशो भी आया था, करीब 2000 पब्लिक कंप्लेंट्स पिछले साल डीटीसी बसेस के ड्राइवर्स के लिए थी। तो इसके लिए कोई एजेंडा है? नहीं, बिल्कुल आपकी बात से मैं सहमत हूँ और इसका भी जवाब दूंगा। मैं पहले वो महिला सुरक्षा वाली बात को पूरा कर लेता हूँ। मैं ये कह रहा था कि उसमें बसों में मार्शल नियुक्त करना एक काम था। इसके बाद दिल्ली में 40,000 डार्क स्पॉट्स, यानी ऐसी जगह जहाँ पे लगातार अंधेरा रहता है और वहाँ पे किसी भी दुर्घटना के होने की संभावना होती है, उनको आइडेंटिफाई करके वहाँ पे बड़ी बड़ी लाइटें लगवाने के लिए टेंडर फ्लोट करने का काम शुरू हो चुका है। तीसरी चीज़ सिक्योरिटी कैमरा की। दिल्ली के अंदर हम 4 लाख सिक्योरिटी कैमरा, इतने लार्ज स्केल पे सिक्योरिटी कैमरास इम्प्लीमेंट लगाना चाहते हैं और ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। इस पे काम हुआ कितना है? मैं वही बता रहा हूँ कि 4 लाख फर्स्ट फेज में लगना है। जो एग्जिस्टिंग टेंडर प्रोसेस था उसमें एक सिक्योरिटी कैमरा लगभग 1 लाख रुपए का आ रहा था, जिससे दिल्ली की सरकार संतुष्ट नहीं थी। एक कमेटी बनाई गई विधायकों की, उसने कैमरे के प्रोसेस का अवलोकन किया, कंपनी से कंसल्ट किया, उनका प्रेजेंटेशन लिया और अब बहुत कम दरों पे 7-8 हज़ार रुपये के आसपास के दर पे उसी क्वालिटी का कैमरा, क्वालिटी को बिना कॉम्प्रोमाइज़ किए कैमरे का क्रय किया जाएगा, खरीदा जाएगा। उसके लिए टेंडर बन चुका है और फ्लोट होने की कगार पे है। तो ये सारे कदम जो दिल्ली सरकार के अधिकार क्षेत्र में आते हैं, ये तो हम उठा रहे हैं। वहीं पे
केंद्र की सरकार की ओर से और दिल्ली पुलिस की ओर से जीरो कॉपरेशन मिल रहा है और इसके ऊपर हाई कोर्ट फटकार लगा चुका है, दिल्ली पुलिस को डांट चुका है, बुरी तरह से डांट चुका है कि आप कुछ करते हुए नहीं दिख रहे। दिल्ली के साथ केंद्र की सरकार सौतेला, ये मेरे वाक्य नहीं है, और दिल्ली का हाई कोर्ट हमारे अधीन काम नहीं करता। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार दिल्ली के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। क्यों कर रही है? आपको 14,000 पुलिस पर्सनल की भर्ती करनी है, आप 400 करोड़ रुपए का मुंह देख रहे हैं। आपको सिक्योरिटी कैमरा लगाना है दिल्ली पुलिस को, आप 405 करोड़ रुपए का मुंह देख रहे हैं। हमारी माँ बहनों की इज्जत इन 400-800 करोड़ रुपए से कहीं ज़्यादा कीमती है। मोदी जी, इनका आप ख्याल रखें। वित्त मंत्री को ऐसा कौन सा बदला लेना है दिल्ली वालों से? माननीय मोदी जी को ऐसा कौन सा बदला लेना है अपनी हार का? वो तो कि कहते हैं महिलाओं कि की वो सुरक्षा तो से भी कहते हैं- कॉम्प्रोमाइज करने को वो ये तैयार है। कहते हैं हमारी इच्छा शक्ति है, सरकार काम नहीं कर रही, वो आपके ऊपर आरोप लगाते हैं। हाँ, नहीं ये वो कह रहे हैं और हम भी अपना पॉलिटिकल रिप्लाई दे रहे हैं। ये मैं कह रहा वर्सेस चल हूँ रहा कि है। कोर्ट कुछ और कह रहा है। कोर्ट न तो दिल्ली सरकार का है, न तो कोर्ट केंद्र सरकार का है। कोर्ट कह रहा है कि केंद्र की सरकार दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा के लिए बिल्कुल चिंतित नहीं है। केंद्र की अपनी पार्लियामेंट्री पैनल ने दिल्ली पुलिस को लताड़ लगा चुका है। पार्लियामेंट्री पैनल ने, राज्यसभा की जो है, उसने अपनी रिपोर्ट में बुरी तरह से फटकारा है दिल्ली की पुलिस को। ना आप सिक्योरिटी कैमरा लगा रहे हैं, ना सिक्योरिटी CWG ये गेम्स के बाद अभी पुलिस के तक कोई बिना आप पुलिस कैसे भर्ती नहीं करेंगे? हुई ये है। पुलिस के सहयोग के इसका क्या सब्स्टिट्यूट है? देखिए, एक जो महत्वपूर्ण चीज़ है कि दिल्ली की सरकार अपनी सीमाओं और अधिकारों का प्रयोग करते हुए अपना कंट्रीब्यूशन इंश्योर करती कि नहीं। एक शेर कहा जाता है कि हम वफा करते रहे, वो जफा करते रहे, अपना अपना फ़र्ज़ था, दोनों अदा करते रहे। तो हम तो पूरी जिम्मेदारी से अपना काम कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि महिलाओं की सुरक्षा राजनीति से ऊपर होनी चाहिए, इसके ऊपर कोई पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। इसलिए माननीय मोदी जी, माननीय अरुण जेटली साहब और माननीय दिल्ली के वर्तमान और आगामी जो भी पुलिस अधीक्षक महोदय होंगे, कमिश्नर ऑफ पुलिस होंगे, उनसे हाथ जोड़ के गुजारिश है कि आप बाकी सब पे पॉलिटिक्स कर लीजिए महाराज, लेकिन महिलाओं की, बच्चों की, बुजुर्गों की सुरक्षा के ऊपर किसी भी किस्म की राजनीति नहीं होनी चाहिए। और ये तो अभी ऑड इवन फार्मूले में जब पुलिस पर्सनल को अपॉइंट करा था तो बस्ती साहब ने भी कहा था कि हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है। हम तो आपकी इस सेंटिमेंट को और लाउडर तरीके से कहते हैं कि आपको रिसोर्सेज चाहिए। ये तो आप ही के जो आका है, जो आपका MHA है, जिनके अधीन आप आते हैं, वो पैसे रिलीज नहीं कर रहे हैं। तो इसका संज्ञान ले गृह मंत्री जी, इसका संज्ञान ले वित्त मंत्री जी, और जो आवश्यक कदम उठाने चाहिए, पैसा रिलीज करना है, फंड रिलीज करना है, रिक्रूटमेंट कराना है, आप सिर्फ वो करवा दीजिए। दिल्ली की सरकार की तरफ से आप निश्चिंत रहिए, हम एड़ी चोटी का जोर लगा देंगे, जान पे खेल लेंगे दिल्ली के महिलाओं बच्चों की सुरक्षा करने के लिए। ऑड इवन आप लोगों के लिए एक माइलस्टोन है, इसमें कोई किसी तरह का कोई संशय नहीं है, कोई एतराज़ नहीं, किसी को कोई शक नहीं है। आप एक वर्ल्ड लेवल प्लान लेकर आए थे और जिस वक्त आप आए थे बहुत सारा विरोध हुआ, ठीक है, आपके विरोधियों ने, विपक्ष ने बहुत सारा विरोध किया। कुछ कन्फ्यूजन आपकी अपनी पार्टी की तरफ से भी बयानबाजियाँ आईं। जो लोग दिल्ली में प्रॉपर के लोग थे या लोकल के लोगों के टच में रहते हैं, जाहिर सी बात है कि उन्हें उनकी भी मानसिकताओं का ध्यान रखना, उनके कंफर्ट्स का ध्यान रखना है। लेकिन कुल मिलाकर रिजल्ट अच्छा रहा और अंत भला तो सब भला। अब आप उसे दोबारा लाने के लिए जा रहे हैं। ऑड इवन की सक्सेस ने दिल्ली में पॉल्यूशन को, दिल्ली बदनाम थी ट्रैफिक के लिए। हर कोई जानता है कि ऑड इवन आने के बाद दिल्ली में ट्रैफिक में कितना रिलीफ था, पोल्यूशन के स्तर में बहुत सारा सुधार हुआ। आप लोगों ने एक कंपनी हायर की जो कि रिसर्च कर रही है इस पर कि दिल्ली में कहाँ कहाँ मोस्ट पॉल्यूटेड एरियाज़ हैं, कहाँ डस्ट का पोल्यूशन है, कहाँ धुएं का पोल्यूशन है, उस पर आप काम कर रहे हैं। MCD टोल्स को लेकर एक विवाद है दिल्ली की जनता के बीच में कि आम आदमी पार्टी की सरकार अब पोल्यूशन कम करने की बात तो कर रही है, लेकिन चाहे कालिंदी कुंज की ओर लगने वाला MCD टोल हो, चाहे नोएडा से दिल्ली या जितने भी तमाम दिल्ली के बॉर्डर्स हैं, वहाँ टोल्स के कारण बहुत जैम होता है। इसके लिए आप क्या करेंगे? विकल्प क्या है? कुछ आपके प्रोसेस में है? कि ऑड इवन के ऊपर तो मैं एक चीज़ स्पष्ट कर दूं कि ऑड इवन सिर्फ एक सक्सेसफुल हुआ, उसका पूरा श्रेय दिल्ली की जनता को जाता है, एक बात। दूसरी बात, ये बहुत बोल्ड स्टेप था क्योंकि जिस दिन इसको अनाउंस किया गया उस दिन ही पता था कि इसका बहुत ज़्यादा विरोध होना है। आम आदमी पार्टी एक दर्शन, एक फिलॉसफी पे यकीन करती है कि अगर कोई भी चीज़ जो जनता के हक की है, उसके हित की है, अगर आप उसमें जनता का कॉन्फिडेंस बाई इन कर लेते हैं, उसको शेयर होल्डर बना लेते हैं, तो आपका वो प्रयोग, वो पॉलिसी सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट हो जाएगी। ऑड इवन का इम्प्लीमेंटेशन उस फिलॉसफी की पहली प्रयोगशाला थी जिसने सफल परिणाम दिए, ग्रीन सिग्नल दिए कि कोई भी प्रो पीपल पॉलिसी सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट हो सकती है, उसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा हो सकता है अगर उसमें आपने जनता को के कॉन्फिडेंस को बाइंड कर लिया। एक बात। दूसरी चीज़, MCD की पोल्यूशन एक हद तक नियंत्रित हुआ। ट्रैफिक, इसका जो क्यूमुलेटिव इम्पैक्ट था वो बहुत शानदार था। बसें तेज़ रफ्तार से चलने लगी, आप समय पे ऑफिस पहुंचने लगे, ट्रैफिक में आप कम फंसने लगे, तो आप धुआं कम सोखने लगे अपने शरीर के अंदर, सेविंग्स होने लगी। दिल्ली के अंदर उन 15 दिनों में लगभग 150 करोड़ रुपए की सेविंग हुई पेट्रोल की खरीद के ऊपर, जो अपने आप में बहुत
बड़ी बात है। जो भी इसके कैंपेन वगैरह में एजुकेशन और अवेयरनेस पे खर्च हुआ होगा उससे कहीं ज़्यादा। अच्छा देखिए, इनफैक्ट लोग सोशल होने का मजा ले रहे थे, सोशल होने का मजा ले रहे थे, इंजॉय कर रहे थे लोग। Enjoy कर रहे थे। मतलब बहुत सारे ऐसे वीडियो फुटेज आए कि लोगों ने कहा कि हाँ मैं आ तो गया लेकिन गलती हो गई, क्योंकि वो समझ रहे थे कि इसमें हमारी भागीदारी ज़रूरी है। आने वाली पीढ़ी को अगर हम चाहते हैं कि publicly गैस initiate चैम्बर दिया, में अच्छा हैंड ओवर करें, तो ये पूरा का पूरा मैं सलाम करता हूँ दिल्ली की जनता को कि उनके बिना ये हो पाना मुश्किल था। 75 लाख 70 लाख गाड़ियाँ अगर पहले दिन सड़क पर आ जाती तो कोई चालान नहीं काट सकता, तो चालान के डर से हुआ ऐसा मानना। नहीं, ये अपनी जिम्मेदारी थी। और अभी जो सर्वे रेफरेंडम कराया गया ये ऐतिहासिक था। दिल्ली में एक पॉलिसी को लेकर पूरे देश में पहली बार एक पॉलिसी को लेकर सरकार ने बहुत बड़े पैमाने पर रेफरेंडम कराया और जनता ने कहा, लगभग 80 से ज़्यादा प्रतिशत लोगों ने कहा कि नहीं इसको दोबारा लागू कीजिए कुछ सजेशन और आइडियाज़ और चेंजेस के साथ। तो सरकार ने उनका संज्ञान लिया, उसको अपने ध्यान में लिया, एनालाइज किया और 15 अप्रैल से इसको दोबारा लागू किया जा रहा है। दिल्ली के अंदर एक और एंटिटी है एमसीडी, जिसको भारतीय जनता पार्टी लीड कर रही है। भाजपा शासित एमसीडी है और कुछ सरकार की जो एजेंसियां होती हैं ना उनके कुछ ऑब्लिगेटरी फंक्शंस होते हैं। जैसे हेल्थ डिपार्टमेंट का काम दिल्ली के अंदर हेल्थ व्यवस्था को बना के रखने की, वैसे ही एमसीडी का जो ऑब्लिगेटरी फंक्शन है, जो एमसीडी एक्ट में लिखा हुआ है, जो संविधान में लिखा हुआ है कि दिल्ली के अंदर सैनिटेशन की जिम्मेदारी, साफ सफाई रखने की जिम्मेदारी आप ही की होगी और किसी की हो ही नहीं सकती है। लेकिन पिछले कुछ महीनों में जो देखने में आया उससे एक चीज़ साबित हो चुका है कि दिल्ली की बीजेपी शासित एमसीडी फंक्शनली और फाइनेंशियली दोनों कोलैप्स कर चुकी है। कितना भ्रष्टाचार है एमसीडी के अंदर ये किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं, बच्चा बच्चा जानता है कि अगर आप भाजपा के नेता भी हैं, बिना परिचय दिए आप जाइए काम करा के देखिए, बिना पैसा खर्चा किए काम नहीं होता। फ्लोर वाइज पैसे लिए जाते हैं, जेई जो है फ्लोर वाइज पैसे लेते हैं और ये पैसा नीचे से लेके ऊपर तक सर्कुलेट काफी कुछ पेंडिंग है। आप लोगों ने, केजरीवाल जी ने बोला, हमने सुना कि जो एमसीडी के जितने पेंडिंग्स हैं वो एमसीडी खुद उन्हें निपटा सकती है। बिल्कुल निपटा सकती है इतना अगर तरीके से चलाया है तो बीजेपी के मिस गवर्नेंस का फेलियर का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है बीजेपी की एमसीडी दिल्ली के अंदर। अब साफ सफाई जो दिल्ली की जो 60 फीट की सड़कें हैं, जनता ये भी जानती नहीं है जनता दिल्ली की कि कौन सी एमसीडी वाली है और कौन सी सरकार वाली है, ये समस्या है। तो दिल्ली की जनता को भी ये जानना ज़रूरी है कि 60 फीट से जितनी भी कम चौड़ी सड़कें और गलियां वगैरह हैं वो सब एमसीडी के जिम्मे आती हैं। और जो गंदगी दिखती है आपको वो सारी उन्हीं सड़कों पे दिखाई देगी। आप गौर करिएगा जब ट्रैवल करें तो लेस देन 60 फीट की जो रोड्स होंगी ना उन्हीं के आसपास आपको गंदगी कूड़ा कचरा दिखाई देगा, जो एमसीडी के साफ सफाई के फेलियर के रूप में आता है। पीडब्ल्यूडी की 60+ फीट की सारी सड़कों को पीडब्ल्यूडी साफ करती है और इतना ही नहीं, अपने एनवायरनमेंट को क्लीन करने के मेजर्स को लेकर आने वाले समय में 1 अप्रैल से वैक्यूम क्लीन करवाने जा रही है पीडब्ल्यूडी। अपनी सारी सड़कें ग्रीन कारपेटिंग करवाई देगी, ग्रास की जहाँ जहाँ ओपन एरियाज़ है, ताकि जो डस्ट पार्टिकल जो PM10 में कंट्रीब्यूट करता है, 2 तरह के मेजर्स होते हैं, PM2.5 और PM10। पार्टिकुलेट मैटर 2.5 जो बारीक कणों को दिखाता है और 2.5 माइक्रोन का, और पार्टिकुलेट मैटर 10 जो 10 माइक्रोन के कणों को मेज़र करता है हवा के अंदर। तो ये पूरा कंट्रीब्यूटर जो डस्ट है ना वो PM10 का कंट्रीब्यूटर होता है। इसको कंट्रोल करने के लिए ग्रीन कार्पेटिंग की ज़रूरत है और वैक्यूम क्लीनिंग की आवश्यकता है। ये हमारे और जितने भी बड़े बड़े मेजर्स हैं दिल्ली की हवा को बेहतर करने की, उनमें से एक है। एमसीडी को लॉन्ग टर्म में ठीक करने का तरीका तो ये कि सर इसका गवर्नेंस, ये नीयत की प्रॉब्लम है। दिल्ली सरकार सैलरी दे देती है, सैलरी अकाउंट में क्रेडिट नहीं होती है, ये सैलरी घोटाला है, इसकी जांच होनी चाहिए। कहते हैं कि घोस्ट एम्प्लॉयज है 23,000, उसकी जांच होनी चाहिए। पेंशन का घोटाला है, उसकी जांच होनी चाहिए। आप फर्स्ट आपकी अपनी जो न्यूज़ एजेंसीज की अपनी वेबसाइट होगी, कुछ 1,000 रुपये लगते होंगे एमसीडी की वेबसाइट को मेंटेन करने चलाने के। 13 करोड़ रुपए का खर्चा, 13 करोड़ रुपए का सालाना। सोचिए आप, 13 करोड़ नहीं, एक साल 1 करोड़ रुपये पर साल निकल रहा है, मतलब 10 लाख रुपए में, जबकि पूरी दिल्ली सरकार के तमाम डिपार्टमेंट की वेबसाइट को चलाने का 1 लाख रुपये खर्चा है। मतलब बच्चा जानता है 500 रुपये में वेबसाइट बन जाती है। आप ऐसा कर क्या रहे हैं महाराज, वहाँ पे नासा की वेबसाइट इससे कम में चल जाती होगी। तो ये साफ साफ दिखाता है कि ये भ्रष्टाचार की वजह से हो रहा है और जो लोग इसको लीड कर रहे हैं उनकी गंदी नीयत की वजह से हो रहा है। तो इसका जो परमानेंट सोल्यूशन है, इसकी लीडरशिप चेंज हो, और वो तभी होगा जब जिस प्रकार दिल्ली की जनता ने दिल्ली की राजनीतिक कचरे को साफ किया अभी 10 महीने पहले, वैसे ही एमसीडी के अंदर जो लोग कचरे की राजनीति कर रहे हैं आगामी चुनाव में उनको साफ करें, तभी अस्थायी समाधान मिल पाएगा इसका। आपके 3 माइलस्टोन, आम आदमी पार्टी के ऑड इवन नंबर 1 सुपर सक्सेसफुल, आपका दिल्ली जल बोर्ड बहुत अच्छा काम कर रहा है, आगे आने वाले वक्त ऐतिहासिक काम कर रहा है, ऐतिहासिक काम कर रहा है। मैं दिल्ली, इसमें तो आपको किसी की टेस्टिमोनी की जरूरत नहीं चाहिए। आपको द्वारिका एक ऐसा इलाका है जहाँ पे पिछले लगभग 2 दशकों से कॉलोनियाँ बनी हुई है लेकिन पाइप वाटर नहीं है। वहाँ उन इलाकों में जाइए आप, मटियाला के द्वारिका वार्ड के इलाकों में जाइए आप, लोग आम आदमी पार्टी की सरकार को पूज रहे हैं। उन्होंने पहली बार अपने टोटियों से पानी गिरता हुआ दिखा है 15-20 सालों में।
तो ऐतिहासिक काम हुआ है। पहले से ज़्यादा सप्लाई बढ़ी है, मुनक कैनाल से ज़्यादा पानी का इंटेक लेने में दिल्ली की सरकार सक्सेसफुल रही है। तमाम तरह की पॉलिटिक्स के बावजूद दिल्ली के अंदर जो समस्या है पानी की, उसको बहुत बड़े पैमाने, बहुत सलीके से माननीय कपिल मिश्रा जी के नेतृत्व में एड्रेस किया गया है। और आगामी साल 2 सालों का जो एग्जॉस्टिव प्लान है, उसमें हमारी योजना है अगले 2 सालों में दिल्ली के हर घर में टोटियों के जरिए पानी पहुँचाया जाएगा। जैसे मैं आपकी 3 माइलस्टोन गिना रहा हूँ, एक ऑड इवन, एक आपका दिल्ली जल बोर्ड बहुत अच्छा काम कर रहा है, आप लोग हेल्थ और एजुकेशन को लेकर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मोहल्ला क्लिनिक आपका सुपर्ब आइडिया है, अमेजिंग आइडिया। 20 लाख रुपए में आप एक हॉस्पिटल अगर किसी मोहल्ले के लिए बनाकर दे रहे हैं, इससे अच्छी स्वास्थ्य सेवा कुछ हो नहीं सकती है। थोड़ा सा मैं इसमें आपको समझाना चाहूँगा, हम करना क्या चाह रहे हैं। इट्स नॉट अ स्टैंड अलोन आइडिया कि एक मोहल्ला क्लिनिक बन गया और हो गया। 1000 मोहल्ला क्लिनिक का मतलब क्या है, आइडिया क्या है। हम दिल्ली के अंदर 3 टियर हेल्थ केयर सिस्टम इंप्लीमेंट करना चाहते हैं। मोहल्ला क्लिनिक, पॉली क्लिनिक और बड़े हॉस्पिटल्स। अगर आपको कोई छोटी मोटी बीमारी है, सर्दी खांसी जुकाम है, आपके नेबरहुड में हर 5 किलोमीटर पे एक मोहल्ला क्लिनिक है, आप वहाँ पे जाइए। 50 किस्म के टेस्ट होते हैं, डॉक्टर है, फ्री में दवाइयाँ, फ्री में टेस्ट, फ्री में इलाज। आपको बड़े हॉस्पिटल में जाने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम होती है, आप मोहल्ला क्लिनिक में मत जाइए। थोड़े से आपके घर के दूर में आपका पॉली क्लिनिक है, जहाँ पे 250 टेस्ट होते हैं, वहाँ पे एक्सरे मशीन है, अल्ट्रासाउंड है, सब कुछ है, वहाँ पे स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स हैं और वो आपकी थोड़ी मोड़ी जो कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स है उनको एड्रेस करेगा, उनका इलाज करेगा। और आपको बड़े हॉस्पिटल में खुदा न खास्ता जाने की ज़रूरत तभी पड़ेगी जब आपको कोई बहुत सीवियर इशू है, कैंसर हो गया, भगवान न करे कुछ और बड़ी प्रॉब्लम हो गई, तभी आपको जो है बड़े हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। तो जो क्लटरिंग हो रही है बड़े हॉस्पिटल, लंबी लंबी कतारें लग रही हैं, लाइनें लग रही हैं, इलाज नहीं हो पा रहा है, वो पूरा का पूरा जो है ना डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इस 3 टायर का जो हेल्थ केयर सिस्टम बना रहे हैं इसके अंदर। तो ये बहुत एम्बिशियस प्लान है जो दिल्ली के हेल्थ केयर सिस्टम को कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म कर देगा। आप लोग कॉमनवेल्थ के बाद दिल्ली को अगेन आप सुधारने के लिए जा रहे हैं, आप उसको फिर से सजाने के लिए जा रहे हैं, तो इसको लेकर बेसिक आपके प्लान्स क्या हैं, कितना टाइम इसमें और लगेगा और क्या क्या प्लान है? 2-3 बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं दिल्ली के अंदर। सही मायने में आप ईमानदारी से देखिए तो दिल्ली ही एक ऐसा राज्य, कैपिटल सिटी है जो पूरे देश को रिप्रेजेंट करता है, कल्चरली और हर तरीके से रिप्रेजेंट करता है। तो इस शहर का उम्दा होना इस पूरे देश की ज़रूरत होनी चाहिए। हम सबकी ज़रूरत तो दिल्ली वालों की है, सरकार की तो सबकी ज़रूरत होनी चाहिए। ये गेटवे ऑफ इंडिया है, लोग आते हैं यहाँ से जाते हैं, तो जो टेक अवे दिल्ली का होता है वो देश का टेक अवे मान के लोग बाहर के देशों में बताते हैं। जो महत्वपूर्ण और बड़े कदम है दिल्ली के लिए उठाने वाले, वो मैं आपको बताना चाहूँगा। पहला मैंने बताया कि जैसे विदेशों में होता है, हम वैक्यूम क्लीनिंग यहाँ की सड़कों की करना चाहते हैं, क्योंकि साफ़ सुथरे इलाके ही फर्स्ट इंप्रेशन होते हैं किसी भी व्यक्ति का दिल्ली में जब वो बाहर निकलता है। तो ओपन एरियाज की ग्रीन कार्पेटिंग एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है। तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है दिल्ली का ट्रैफिक। दिल्ली के अंदर अगर आपने ट्रैफिक की प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया, बाहर वाले और दिल्ली वाले दोनों आपको दुआएं देंगे, ज़िंदगी भर दुआएं देंगे। सड़कों पे इतना वक्त बिताते हैं लोग कि घर में कम बिता पाते हैं, सड़कों पे ज़्यादा बिताते हैं। उसके लिए हमने हमारी जो दूरगामी योजना है वो ये है कि दिल्ली के अंदर मेट्रो का जो जाल बिछाया जा रहा है, हमने 3rd और 4th फेज़ के मेट्रो की मंजूरी दिल्ली सरकार ने दे दी है। 3rd फेज़ पे काम भी शुरू हो गया है और 4थे फेज़ पे भी काम शुरू हो जाएगा। इसके अलावा मेट्रो की कॉस्टिंग ज़्यादा आती है। मेट्रो की कॉस्टिंग 550 करोड़ रुपए पर किलोमीटर आती है। एक इनोवेटिव आइडिया हमको मिला, मलेशिया जैसे देश है, छोटे से देश है, जो बहुत खूबसूरती से बना दिया है प्लान तरीके से। अब वहाँ पे डेडिकेटेड एलिवेटेड बस कॉरिडोर्स होते हैं। ये क्या चीज़ है? बिल्कुल मेट्रो जो ट्रैक है उसकी तर्ज पे एलिवेटेड पुलों के ऊपर 2 लेन के बसों के ट्रैक होंगे, जिसपे और कुछ नहीं चल रहा होगा और एक्स्ट्रा जगह भी नहीं होगी, सिर्फ बसेस चल रही होंगी। जैसे आप मेट्रो ट्रेन में ऊपर चढ़ते हैं, स्टेशन के अंदर जाते हैं, ट्रेन पकड़ते हैं, चले जाते हैं, वैसे ही बस के लिए आप ऊपर चढ़ेंगे, स्टेशन में जाएंगे, टिकट या कूपन होगा, आप बस में बैठेंगे और एक प्लेस से वाई प्लेस में जाने के लिए अगर 7 मिनट लगते हैं तो 7 मिनट ही लगेंगे और कुछ नहीं। और बड़ी शानदार इंटरनेशनल क्वालिटी की एयर कंडीशन बसेज होंगी, तो इससे लोग एनकरेज होंगे। हैजल फ्री एयर कंडीशन सुविधाजनक बसों में ट्रेवल करना लोग पसंद करेंगे। तो इस प्रकार का कॉरिडोर बनाने की प्लान कर रहे हैं जो डबल लेयर होगा। ऊपर बस चलेंगी और नीचे वाले पे कार चलेंगी। जो अमीर लोग हैं, जिनके पास पैसा तो है लेकिन समय नहीं है, वो उस डेडिकेटेड कार लेन का यूज़ करके एक एक्स्ट्रा टैक्स पे करके उसका इस्तेमाल करेंगे और अपने गंतव्य तक जल्दी पहुंच जाएंगे। नीचे का जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है वो पूरा का पूरा खाली है, आम लोगों के लिए स्पेस है, सब कुछ है। तो इस तरीके से हम दिल्ली के कंजेशन को, ट्रैफिक के, पॉल्यूशन की प्रॉब्लम को बहुत हद तक इंश्योर करेंगे कि ठीक हो जाए। दिल्ली के अंदर टूरिज्म के ऊपर काफ़ी काम हो रहा है। आपने हल्का सा टच किया कि वो यमुना आरती वगैरह दिल्ली के अंदर शुरू हुई थी, उसका क्या है। तो आपको मैं बताना चाहूँगा कि दिल्ली के अंदर पहली बार यमुना में होता क्या है, दिल्ली में यमुना का एक इलाका साफ भी है।
वजीराबाद के आसपास का इलाका साफ है, जो कभी दिखाया नहीं जाता। और कुछ लोग हैं जो इस गंदी यमुना के ऊपर प्रोजेक्ट्स का झांसा देकर, काम करने का झांसा देकर सरकारी अनुदान लेते हैं और अपनी दुकान चला रहे हैं गंदी यमुना को दिखा दिखा के। उसका कुछ नहीं कर रहे हैं जो साफ है। पहली बार अभी फ़िलहाल में वहाँ पे मिलिट्री स्पोर्ट्स वगैरह के रिहर्सल्स चल रहे हैं, वहाँ पे वाटर स्पोर्ट्स में प्रैक्टिस करके, और कुछ बच्चों ने तो इंटरनेशनल गेम्स में मेडल्स भी जीते हैं अभी वहाँ पे। तो वो प्रयास लगातार चल रहे हैं। मल्टीपल फेजेस का प्लान बना हुआ है, 18-19 फेजेस का प्लान बना हुआ है। एक एक टुकड़े में, एक एक हिस्से में यमुना को साफ़ किया जाएगा। टूरिस्ट अट्रैक्शन वहाँ पर बिल्ड किए जाएंगे, डेवलप किए जाएंगे, और आने वाले कुछ वर्षों में आप देखिएगा, 1-2 वर्षों की बात, ज़्यादा वर्षों की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, कि आप खुद, मैं और आप खुद यमुना में नहा रहे होंगे। इसके लिए तो आपको बधाइयाँ, मुझे भी इंतज़ार रहेगा कि ऐसा हो। हम सब दिल्ली को ऐसा देखना चाहते हैं, क्योंकि जब हम विदेश की बात करते हैं, अगर मैं यूएस की बात करता हूँ, अगर मैं कनाडा की बात करता हूँ, मैं यूएस, यूके, रशिया की बात, तो वहाँ के देश की राजधानियाँ हम सबका प्रतिबिंब होती हैं कि ये देश है। तो ऐसे ही दिल्ली भी दूसरों के लिए भारत का प्रतिबिंब है। आगे जैसा कि आप बता रहे हैं, ये आपकी महत्वाकांक्षी योजनाएँ हैं, जाहिर सी बात है इसमें टाइम भी लगेगा आपको करने में, लेकिन जितनी आपकी उपलब्धियाँ हैं उनसे आप लोग आत्मविश्वास से भरे हुए हैं। और अब आम आदमी पार्टी जो है वो अपना विस्तार कर रही है देश के दूसरे प्रदेशों में। क्या तैयारियां हैं आपकी? कितने प्रदेश इस वक्त आपकी नज़र में हैं? कितने में काम अच्छा हो चुका है? कितने आगे आपके टारगेट पर हैं? देखिए, दिल्ली ने अपने प्रचंड जनादेश से एक जन अभिलाषाओं की प्रतीक के रूप में एक सरकार को, आम आदमी की सरकार को, अपनी खुद की सरकार को स्थापित किया, और यहाँ से एक ऊर्जा निकली है। पूरे देश में अपेक्षा है, आकांक्षा है कि ये ऊर्जा हमारे यहाँ भी आए और बदलाव के चिराग को जलाए। हकीकत ये है कि हम बहुत मामूली से, छोटे से, थोड़े से लोग, मुट्ठी भर लोग हैं जिन्होंने पूरी ईमानदारी और ताकत के साथ जनता के विश्वास को जीत के काम किया और यहाँ पे सरकार बनी। अब पूरे देश में अगर आपको काम करना है तो बहुत सारे लोगों की, नए लोगों की, अच्छे लोगों की, ईमानदार लोगों की आवश्यकता है। और आम आदमी पार्टी का जो संगठन है वो धीरे धीरे बाकी के राज्यों में अपने संगठन के विस्तार के काम को कर रहा है। जैसे गुजरात के अंदर 3 चीज़ें होती हैं जब हम कभी भी अपने राज्य से दूसरे राज्य में जाते हैं संगठन आने के लिए। हम 2-3 चीज़ों का ध्यान रखते हैं। एक तो ये कि उस राज्य में हमारे लिए राजनीतिक अवसर है कि नहीं, दूसरा वहाँ पे हमारे लिए लोगों के मन में मोहब्बत है कि नहीं, प्यार है कि नहीं, लोग हमें प्यार करते हैं, समर्थन है कि नहीं, तीसरा वहाँ पे हमारे लिए नेतृत्व है कि नहीं। ये अगर तीनों मिल लगता है कि अवेलेबल है तो वहाँ पे हम चौथा काम शुरू करते हैं, संगठन बनाने का काम करते हैं। तो आज की तारीख में मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात और पंजाब से जो आवाज़ें निकल रही हैं, जो बदलाव की, बेचैनी की जो आवाज़ें हैं, उससे अब पूरा देश अछूता नहीं है और लोग वहाँ पे मन बना चुके हैं लगभग कि यहाँ पे अगर कोई बदलाव की सूरत गुजरती है, निकलती है, तो आम आदमी पार्टी से होकर निकलती है, अरविंद केजरीवाल से होकर निकलती है। लेकिन इसके अलावा गुजरात में बहुत तेज़ी से संगठन का काम हो रहा है। वहाँ पे लगभग पॉलिटिकल वैक्यूम है, कांग्रेस पार्टी वहाँ पे अपोजिशन के रूप में एग्जिस्ट ही नहीं करती है। आम आदमी पार्टी वहाँ पे लगभग हर तीसरे दिन में एक जनसभा कर रही है और अगले 1 महीने में लगभग 50 सभाएं करके वहाँ के जन समर्थन का आकलन करके संगठन बनाने का काम चल रहा है। मध्य प्रदेश में वहाँ पे जिला स्तर पे और उसके बाद विधानसभा के स्तर पर संगठन निर्माण का काम चल रहा है। हिमाचल प्रदेश में अच्छा काम चल रहा है, वहाँ पे छोटी छोटी सभाओं के जरिए पब्लिक का सपोर्ट गैदर करके और संगठन निर्माण की प्रक्रिया चल रही है। उत्तराखंड में विधानसभा के लेवल तक संगठन बनाया जा चुका है, अब वार्ड और बूथ के लेवल पर जाने की तैयारी हो रही है। और पंजाब के अंदर बूथ तक आम आदमी पार्टी का एक बहुत ही मजबूत और ताकतवर संगठन बन चुका है, जिसका जीता जागता उदाहरण आपने देखा होगा। माघी मेले में 4 से 5 लाख लोग वहां पे आए, जो इस बात का सबूत है कि पंजाब के आम आदमी ने अपनी उम्मीदों की पोटली अरविंद केजरीवाल के हाथों में सौंप दी और कहा है, जनाब इस राज्य को अगर कोई दोबारा खुशहाल बना सकता है, नशा मुक्त बना सकता है, ज़मीन भूमाफियाओं के चंगुल से मुक्त कर सकता है, तो वह आप हो। और इस दिशा में काम बहुत तेज़ी से हो रहा है और हमें यकीन है कि वहाँ आम आदमी पार्टी की स्वीपिंग मेजॉरिटी के साथ दिल्ली वहाँ पे दोहराया जाएगा और स्वीपिंग मेजॉरिटी के साथ वहाँ पे सरकार बनेगी। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बहुत सारी बधाइयाँ कि आप जो एजेंडे पर काम कर रहे हैं, आपको उसमें ईश्वर आपको सफलता दे, सक्सेस दे। तो ये थे हमारे साथ आज दिलीप पांडे जी, दिल्ली प्रदेश आम आदमी पार्टी के प्रदेश संयोजक। और इस खास मुलाकात में बस इतना ही। अगली बार फिर एक खास शख्सियत के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।